अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। आज़ाद कश्मीर के एक डिवीजन में इलेक्शन हुए और उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो दोनों इत्तेहादी जमातें हैं वो एक दूसरे पर इल्जामात लगा रही हैं। इस वक्त जो कश्मीर में सूरत हाल है, लगता है ऐसे है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की तमाम तर तवज्जो उन सीटों के ऊपर है जिनको वो हासिल करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आज़ाद कश्मीर में एक एहतजाज भी चल रहा है, एक बहरान की कैफियत है, लेकिन उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं हो रही। आज हमने देखा कि दोबारा जो अरकान पार्लियामेंट हैं बरतानिया के, वहां से भी इस तरह के वीडियो पैगाम जारी किए गए। बरतानवी पार्लियामेंट में भी इस हवाले से बात हुई जो बहरान इस वक्त आजाद कश्मीर के अंदर है। इससे पहले हमने देखा था कि बरतानिया से 60 अरकान पार्लियामेंट ने खत लिखा शहबाज शरीफ साहब को, और उस खत के अंदर यह जोर दिया गया कि वहां पे जो मामलात हैं उनको बेहतर तरीके से हल किया जाए। अब मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि बरतानवी पार्लियामेंट में इस पे बात हो रही है, वहां से इस पे खत आ रहा है। क्या पाकिस्तानी पार्लियामेंट में इसके ऊपर 2 घंटे बहस हुई, कोई 3 घंटे बहस हुई? यहां पे अरकान पार्लियामेंट ने वजीर आजम साहब से पूछा कि भाई वहां पे क्या हो रहा है, चीजों को कैसे हल करना है। अब आजाद कश्मीर असेंबली के अंदर पीपल्स पार्टी की जानिब से एक रेजोल्यूशन पेश की गई और उस रेजोल्यूशन में यह मुतालबा किया गया कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया जाए। भाई पहले जब सारे मामलात खराब हो रहे थे उस वक्त पार्लियामेंट ने क्या किरदार अदा किया? और मैं दोबारा आऊंगा पाकिस्तानी पार्लियामेंट की तरफ। यहां पे जो जमातें बैठी हुई हैं इन्हीं की वहां पे भी हुकूमत है। यहां पे इन्होंने कितनी बहस की? क्या यहां पे पार्लियामेंट सिर्फ मरात लेने के लिए, नीले पीले चमकीले पासपोर्ट लेने के लिए, या इन्होंने कोई बात भी करनी है मुल्की मसाइल के ऊपर? अच्छा, अब यही रीजन है, यही सिस्टम है जिसके हवाले से मोहसिन नकवी साहब ने आज फरमाया कि यह तो कोलैप्स कर गया, यह सिस्टम किसी के लिए डिलीवर नहीं कर रहा। इसमें वजन भी है। क्या यह सिस्टम आम बंदे के लिए डिलीवर कर रहा है? वो नए सूबों की बात करते हैं, वो ताकत को नीचे तक मुंतकिल करने की बात कर रहे हैं, बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यह सिस्टम किस तरह कोलैप्स किया, इसमें किसने कितना अपना हिस्सा डाला? अगर आप इसी सिस्टम की बात करें तो 4 सालों से यह चल रहा है और इसमें 5 बजट पेश किए जा चुके हैं। और आज अगर वजीर दाखिला इसी हुकूमत का यह कह रहा है कि यह सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा, कोलैप्स कर चुका है, तो इसका जिम्मेदार कोई सहाफी या कोई एक्टिविस्ट तो नहीं है। फिर ये जवाब भी देना जो इस सिस्टम के तहत चीजों को चला रहे हैं। फिर कुछ अरसा पीछे चले जाएं तो वजीर दिफा ने हमें बताया था कि इस वक्त बेहतरीन हाइब्रिड निजाम है और यह निजाम 30 साल पहले आ जाना चाहिए था। एक तरफ कह रहे हैं जी बेहतरीन निजाम है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये निजाम डिलीवर नहीं कर रहा। देखें, क्या इस निजाम को हमने डिलीवर करने का मौका दिया है? यह क्वेश्चन भी है। क्या आइन की रूह के मुताबिक गुज़िश्ता 50-60 सालों के दौरान यह निजाम चलने दिया गया है? वो क्वेश्चन भी है। लेकिन जो उन्होंने पॉइंट्स उठाए मोहसिन नकवी साहब ने कि नए सूबे बनाए जाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए जाएं, उनकी जरूरत भी है, क्योंकि अभी इक्तदार चंद खानदानों तक महदूद होकर रह गया है। आप किसी जगह पे भी देख लें, अगर आप सूबों में देख लें तो पैसा पेशावर में, कोयटा में, कराची में, लाहौर में जाके रुक जाता है, नीचे पैसा नहीं जाता। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज के प्रोग्राम में इस हवाले से गुफ्तगू भी करेंगे, कुछ और सियासी मामलात हैं, कोशिश करेंगे कि अपने मेहमानों से उन पर भी रोशनी डलवाएं। इन सारे मामलात पे करने के लिए वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर जनाब राना एहसान अफजल साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंजोता साहब भी हमारे साथ हैं। पंजोता साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राना साहब, मैं जरा आपसे शुरू करूंगा। ये कश्मीर पे भी हम आते हैं, लेकिन जो मोहसिन नकवी साहब ने आज कहा है कि ये निजाम कोलैप्स कर गया, इससे बड़ी कोई इंडाइटमेंट आपकी हुकूमत की हो सकती है कि आपका अपना वजीर दाखिला कह रहा है कि निजाम कोलैप्स कर गया? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए निज़ाम जो है, जब हमारा मुल्क 3-4 साल पहले डिफ़ॉल्ट की जो है वो हदूद के अंदर आ गया था, आज अगर आप देखें तो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रंट पे बड़ी स्टेबिलिटी है। लेकिन अगर आप ओवरऑल चीज़ों को देखें कि वफाक और सूबे और गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है उसमें फ्लॉस तो हैं, मौजूद हैं। अगर अब सबसे बड़ा वो सूबों की बात करें, लेकिन इसका एक बड़ा रोबस्ट और अल्टरनेटिव हल ये है कि आपके पास लोकल बॉडीज़ का निज़ाम हो जो आज़ाद हो सूबे की कैद से। अभी भी जो लोकल बॉडीज कुछ हमारे सूबे पंजाब में नहीं है, वहाँ जल्द बल्दियात आ रहा है, लेकिन जहाँ बल्दियात है भी वो गैर फाल है। और एक आपने वो चेकलिस्ट टिक कर दी है कि यहाँ बल्दियात है, लेकिन क्या वो फाइनेंशियली ऑटोनमस है, क्या वो सूबे की डिक्टेशन पे नहीं चलता, और वो कितना कंटिन्यूअस है? तो ये वो सारे सवालात हैं जो कि बिल्कुल दुरुस्त हैं कि वो इतना फाल नहीं है। तो बल्दियात, दुनिया भर में बल्दियात के जरिए जो है वो सर्विस डिलीवरी की जाती है,
और बल्दियात के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ते। तो ये एक मिसिंग लिंक है पाकिस्तान में और इसके सब जिम्मेवार हैं और हमें इसको दुरुस्त करना है। दूसरा अल्टरनेटिव ये कि आप सूबे बना दें, मैं उसके हक में नहीं हूं, बल्दियाती निज़ाम, लेकिन ये भी मैं कहूंगा कि आपके जो सूबे हैं वो बहुत सारे मुल्कों से बड़े हैं साइज में, आबादी के लिहाज से, और अगर सेंटर ने ही, और जो 18वीं तरमीम हमने की थी 2010 में, उसकी जो स्पिरिट थी वो बिल्कुल वो फेल हो गई है, क्योंकि उसकी ये स्पिरिट नहीं थी कि आप एक सेंट्रल हुकूमत से आप दूसरी सूबे की सेंट्रल हुकूमत को फंड जो है वो ट्रांसफर कर दें और वो जो सेंट्रल हुकूमत है वो आगे कहीं ट्रांसफर ही ना करे और ये टोटल चीफ मिनिस्टर ऑफिस की डिस्क्रिशन हो कि उसने कहां लगाने, कैसे लगाने, क्या करना है। तो ये फर्दर डेवोल्यूशन होनी थी। और जो हमारा नेशनल जो फाइनेंस कमीशन है, तो उसी तरह प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन जो है वो नॉन एग्जिस्टेंट है, आप उनका सुनते नहीं, उनका देखते नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल फ्लॉ आपकी गवर्नेंस के अंदर एग्जिस्ट करता है। और मैं फिर रिपीट करूंगा, इसमें ये कहेंगे जी हमारे पास पंजाब में बल्दियात क्यों नहीं लेके आए, मैं ये बात नहीं है। बात ये कि जहां बल्दियात है भी वहां भी वो उसके पैर हाथ बांधे हुए हैं। तो हमें एक ऐसा रोबस्ट निजाम लाना है जो कि चले। देखें, दूसरी चीज इसके अंदर ये है कि बिल्कुल अगर माशी तौर पर बात करें तो मैं समझता हूं कि जो सूबों का रोल है मईशत के अंदर, कॉमर्स के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, वो तो अव्वलीन है। और वो रोल भी जब तक आपकी लोकल बॉडीज नहीं होगी वो उसको प्रॉपरली अदा नहीं कर सकेगा। और वो तो ये यहां सूबे लगाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगा देते हैं एक्सपोर्ट के ऊपर, इंपोर्ट के ऊपर, तो वो ओनरशिप ही नहीं है इनकी, ना इकोनॉमी की है ना मईशत की है, ये सेंटर इसको चला रहा है। तो ये भी डिस्कनेक्ट है। तो ये डिस्कनेक्ट्स तो हैं, अब इनको दुरुस्त कैसे करना है? ऑब्वियसली इसके लिए पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए और ये सियासी जमातें ही कर सकती हैं कि वो मिलके बैठ के इन चीजों के ऊपर जो है वो बातचीत करें और आगे लेके चलें। अब ये पीटीआई वाले जो हैं ये अपने वो खान साहब के बुखार से निकलेंगे तो ये कोई केपीके और वफाक जो है वो मामला आगे लेके जाएगा। मैं ऑन ए लाइटर नोट ये कह रहा हूं, यानी कि ओवरऑल सारे सूबों को चाहिए है कि वफाक के साथ मिलकर जो ये मसाइल है इनका कोई हल निकाले। अच्छा, इसमें इशू एक ये भी है ना कि सारी जमातें मिलकर कोई हल निकालेंगी। अभी तो जो आपकी अपनी इत्तेहादी जमात है उसने कह दिया कि आप लोग फॉर्म 47 वाले हैं, तो वो ये मसला तो ये बन गया। मैं आऊंगा आपके ऊपर, जरा नईम भाई से भी पूछा। अच्छा नईम भाई, ये जो मसला है कि निजाम कोलैप्स कर रहा है और निजाम डिलीवर नहीं कर रहा, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से कहा जाता है कि किसी की भी हुकूमत हो, आप लोगों की भी हुकूमत थी, आप लोग भी बड़े रिलेक्टेंट थे, अभी भी खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है, वो जो MNA है, MP है, वो अपने जगह पे जाके वहां पे डिक्टेटर बन के बैठ जाता है। तो ये तो हमें मानना पड़ेगा ना कि आम बंदे के लिए निजाम डिलीवर नहीं कर रहा। बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब, आपने मौका दिया। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि इन्होंने कहा कि बल्दियाती निज़ाम जो है वो मजबूत होना चाहिए, जहाँ पर नहीं इलेक्शन होते वहाँ पर होना चाहिए, आम आवाम तक जो है ताकत जानी चाहिए। मेरा सबसे पहला नुक्ता ये है कि पहले जो आपने अवाम की ताकत है उसे कबूल किया। 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, आपने उनका मैंडेट ही नहीं तस्लीम किया, जेली पार्लियामेंट बना दी, आपने उनका हक ही नहीं तस्लीम किया, ना आप उनको के हकूक की हिफाजत कर सकते हैं, क्योंकि पहले दिन से ही आपने बुनियाद ही डाके पे रखी। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ऐसे मजबूती हो जाएगी? आप 100 यूनिट बना ले, आप 100 सूबे बना ले, क्या ऐसे पाकिस्तान के अंदर बेहतरी आएगी? पाकिस्तान के अंदर बेहतरी आएगी रूल ऑफ लॉ से काज़मी साहब, निज़ाम इंसाफ कायम होगा। पाकिस्तान की बेहतरी होगी कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम है, जमहूरियत है, आज़ाद अदली हो, आज़ाद मीडिया हो, पाकिस्तान में लोगों के हकूक की हिफाजत हो, तमाम बुनियादी इंसानी हकूक हासिल हो। अभी आप देखें जहां पर मोहसिन नकवी साहब ने बात की, वो इन पर चार्जशीट है। वो कह रहे हैं कि टैबलेट्स बांटने से ये जो है, इसको नहीं कहते कि इससे जो है पाकिस्तान बेहतर होगा। आप नौजवानों की ख्वाहिशात सुने, उनको नौकरियां मिले लेकिन मेरिट के ऊपर नौकरियां हो, ये नहीं कि सिफारिशी पर्ची सिस्टम चला के लोगों को नौकरियां दी जाए। वो कह रहे हैं कि $2000 एक शख्स कमा सकता है। क्या मतलब है इसका? यानी हर पाकिस्तानी 5 से 6 लाख रुपया कमा सकता है, लेकिन यही पाकिस्तानी अगर बाहर यूरोप में बैठा होगा, वहां कमाई करेगा तो वो 4 से 5 लाख बनेगा, $2000 बनेगा। लेकिन पाकिस्तान में पहले तो उसे नौकरी नहीं मिलेगी, अगर नौकरी मिलेगी तो कितनी तनख्वाह हमने रखी है? 30,000 40,000, क्योंकि हमारे रुपए की कदर इतनी कम हो गई। तो बेसिक मसला यह है कि जब आप स्ट्रक्चर ठीक नहीं करेंगे, आप खुद में नहीं झांकेंगे, आपको सिर्फ कुर्सी से, इक़्तिदार से, पैसे से उससे कंसर्न होगा, तो फिर आपको अवाम की परवाह नहीं होगी। आज कहां मुल्क पहुंच चुका है? 90,000 अरब रुपया कर्जा पाकिस्तान को हो चुका है। 50 साल 21 साल की बुलंदतरीन सतह पर बेरोजगारी है, 50% अवाम आपकी गुर्बत की लकीर के नीचे है। इमरान खान ने सेहत कार्ड स्टार्ट किया, आपने वो बंद कर दिया। वहां हेल्थ सुथरा पंजाब आपने स्टार्ट किया, वहां करप्शन हो रही है, 5300 रुपए की करप्शन IMF लेकर आ गए। गंदम स्कैंडल आया, मोहसिन नकवी साहब आज बयान करते हैं ना कि उसमें क्या कार्रवाई हुई? दुबई लीज के अंदर इनका नाम आया, इनकी बीवी का नाम आया, उसमें क्या कार्रवाई की? क्योंकि वो बड़े आदमी है।
पीछे आशीर्वाद है। इनसे सबसे पहले तो ये पूछना चाहिए कि आप बन कैसे गए सेनेटर, आपको कैसे वजीर आला के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या थी, आपको इंटीरियर मिनिस्टर आप ही शख्स बचे हैं कि आपको चेयरमैन पीसीबी भी लगाया जाएगा, कौन सा हल्का आपका कौन सा है, कहां से आपने वोट लिए, कितने वोट लिए हैं। तो बात यह कि जब ये निजाम इस तरीके से चलेगा ना, जिस तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है, तो मुल्क जो है वो मजीद पीछे जाएगा। उसके लिए जरूरी यह है कि पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातें जितनी भी हैं वो अपने गिरबान में झांके, अपने जाती मफाद की जगह पे कौमी पाकिस्तानी मफाद देखे, पाकिस्तानी अवाम का मफाद देखे, तो मामला आगे बढ़ेगा। इन्होंने बात की इमरान खान की। इमरान खान के दौर के अंदर जीडीपी ग्रोथ देख लें और उसके बाद देख लें, इन्होंने तो कहा कि दूध की नहरें जो है बात देंगे। 6 महीनों के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मईशत ना ठीक हुई तो मैं अपना नाम शहबाज शरीफ से बदल दूंगा। अब क्या बदला है? अभी वो कह रहे हैं कि फलानी किस्त आ गई, ढिमकाना आ गया, IMF की आ गई। तो भाई IMF के सारे मामला तो उस वक्त भी थे। क्या अभी आपके मुल्क के अंदर जंग लग गई है? क्या हुआ है? जंग तो कहीं और लगी, तेल आपने इधर बढ़ा दिया। दुनिया में 10% कम तेल हुआ, आपने कितना 25 पैसे, 1 रुपया, आधा रुपया। चलें, कौन मुनाफा ले रहा है? किनकी कंपनी है? मुझे इसलिए हंसी आई, उन्होंने कहा जंग उधर लगी है, तेल हमने इधर बढ़ा लिया। उन्होंने कहा तेल इधर आप अवाम का निकाल रहे हैं। नहीं, वो देखे बात तेल तो जंग की वजह से तेल आलमी मंडी में हुई है महंगी, तो यहाँ भी आई है। लेकिन आपने कहा 28 दिन का हमारे पास स्टॉक है, ठीक है, उसके बावजूद आपने बढ़ा दिया। नहीं, अब आपका गिला शिकवा उन्होंने खत्म कर दिया, अब रोज बढ़ाते हैं, रोज रात में। अच्छा राना साहब, ये जो कहा जाता है कि अब आप लोग 5 बजट पेश कर चुके हैं और जो बहुत सारी आज कोलैप्स की बातें हो रही हैं या जो भी सियासी नाकामी की बातें हो रही हैं, उसमें जो इकोनॉमी है वो दी मेजर फैक्टर है। इकोनॉमी, उसमें क्यों हम इतने जो है नाकाम हुए? क्या वजह है कि इकोनॉमी में उस तरह डिलीवर नहीं कर? नहीं, देखिए हम नाकाम तो नहीं हुए ना। अगर अब आप इसको जरा आहिस्ता आहिस्ता देख लेते हैं, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। जब हमें ये 4 साल, आप 5 साल कह रहे हैं ना, जो पहला बजट हमने जब दिया वो इनकी हुकूमत के इख्तिताम पे था, उस वक्त हमारी क्रेडिट रेटिंग C में चले गई थी, आज हमारी क्रेडिट रेटिंग B में चले गई है। और ये आम आदमी से रिलेटेड है सारी चीज़ें, क्योंकि अगर एक C क्रेडिट रेटिंग है तो इसका मतलब है कि आपके एक्सचेंज रेट भी जो है वो भी वनरेबल है, रुपया भी डिवैल्यू हो गया और उससे गुर्बत बढ़ती है। तो वो आज आप देखें कि आपकी जो है वो क्रेडिट रेटिंग्स बेहतर हैं, आपका एक्सचेंज रेट स्टेबल है, आपके जो रिजर्व्स हैं वो 2.5 से 3 माह का आपका इंपोर्ट कवर आपके पास मौजूद है। इसी तरह आप देखें इन्फ्लेशन हो गई, इंटरेस्ट रेट हो गया, वो नॉर्मलाइज हो गए। तो ये सारी वो अचीवमेंट्स हैं स्टेबिलिटी की तरफ जो बड़ी लाजिम थी। उससे बढ़ के आप मेरी बात ना सुने, दुनिया के जो मल्टीलैटरल्स हैं, वर्ल्ड बैंक है, उसमें IMF है, आप उनकी रिपोर्ट्स पढ़ लें तो वो कहते हैं, समझते हैं कि मईशत की जो सिमत है वो राइट डायरेक्शन में। अभी मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी मैंने कहा था कि हमारा जो ग्रोथ रेट इस साल हुआ है 3.7% हुआ है, लेकिन हमने डॉलर में खसारा नहीं किया। तो इसका मतलब है ये जो लेवल है ग्रोथ का 3.7% का, ये सस्टेनेबल लेवल है और हम इसी तरह इस ग्रोथ को लेके जाना चाह रहे हैं। मुल्क को ग्रोथ ज्यादा चाहिए, हम लेकिन अभी स्लो पेस पे चल रहे हैं। अगर तेज चलेंगे तो फिर डॉलर का खसारा हो जाएगा और मुल्क माशी बुरहान में आ जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। जो अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हुई हैं पाकिस्तान की तारीख में। आपकी गुड्स एंड सर्विसेज पहली दफा $40 बिलियन का मार्क क्रॉस किया है गुड्स और सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स ने, ये पहले कभी नहीं हुआ। तो ये ऐसा नहीं है कि सब कुछ नेगेटिव है। मसाइल पाकिस्तान की मीशत में बहुत ज्यादा है। चैलेंजेस क्या है? आज आपका नेशनल सिक्योरिटी की वजह से आपने अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद किया हुआ है, वहां भी आपकी 1.25 अरब की एक्सपोर्ट्स आपकी उसकी वजह से डिक्लाइन हुई है। उसकी वजह से आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी पे इंपैक्ट आया है। जो दहशतगर्दी है जिसके अंदर इंडिया इन्वॉल्व है और वो यहां करा रहा है, उससे आपके 2 सूबों की मीशतें अफेक्टेड हैं। तो ये सारी फैक्टर्स, और फिर आपने जो जंग का जो बताया, ये जंग है दुनिया में लगी हुई, उसकी वजह से आपकी इंपोर्ट्स बढ़ी हैं, एक्सपोर्ट्स में कमी आई है। उसके बावजूद हमने ये बेहतरी अचीव की है। तो ऐसा नहीं है। अब देखें चैलेंजेस, अगर इस मुल्क में सिक्योरिटी सिचुएशन ही हम बेहतर कर लें, जिसमें सूबों का बड़ा कलीदी रोल है, तो यहां बहुत आपकी मीशत जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकती है। एक बड़ा क्वेश्चन ये भी है ना कि क्या सिक्योरिटी की पोजीशन 4 साल पहले जिस वक्त आपको मिली थी आज उससे अबतर है या बेहतर है? ये भी एक क्वेश्चन है ना। लेकिन उसमें देखें बड़े फैक्टर्स हैं ना। क्या आपके जो दुश्मन है वो क्या आज मजीद जितनी आप बेहतरी की तरफ जा रहे हैं वो मजीद इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस काम के अंदर? जो अफगानिस्तान की हुकूमत है अफगान तालिबान की, वो उस तरीके से ना वो मजबूत है ना उनका कंट्रोल है, वहां दहशतगर्द खुले फिर रहे हैं वो पाकिस्तान के अंदर जो है। तो ये जियो पोलिटिकल सिचुएशन जो है वो इंपैक्ट करती है। जो आपके अपने बॉर्डर के अंदर आप जो कर रहे हैं विद इन योर कंट्री, वो एक अलग चीज है। कोई नो गो एरियाज उस तरह नहीं है, कहीं उनका किसी ऐसे खित्ते में उनका कंट्रोल नहीं है। आते हैं
हमला करते हैं, भाग जाते हैं। तो ये सारे इश्यूज हैं जिनको चलें, मैं जरा एक छोटी सी ब्रेक लेता हूं जी। ब्रेक से वापस जो कश्मीर में मामला चल रहा है, पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे पे इल्जामात भी लगा रहे हैं, दूसरी जानिब पीटीआई एहतजाज की बात कर रही है। आज भी खान साहब से मुलाकात का दिन था, क्या मुलाकात हुई या नहीं हुई, नईम हैदर पंजोता से ये भी पूछेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा नाज बलोच साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। नाज, एक तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जरा ये बताइएगा कि जो आपके अपने इत्तेहादी हैं नून लीग वाले, उनके हवाले से बिलावल साहब बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। आज फिर मुख्तलिफ चीजें हम सुनते रहे, दिन भर मुख्तलिफ बयानात भी आते रहे दोनों पार्टीज की जानिब से। एक बात यह भी कही जा रही है कि जो कश्मीर में इस वक्त सूरत हाल है, एक तरफ एहतजाज हो रहा है, उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही। वो जो इक़्तिदार की सियासत है वो दोनों तरफ से हो रही है। किस हद तक ये क्रिटिसिज्म फेयर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कश्मीर के इलेक्शन से पहले ही आपने देखा कि एक सियासी गहमा-गहमी और टेम्परेचर जो है वो बढ़ाया गया, और ये किसकी जानिब से हुआ ये भी आप जानते हैं। ये जो तेज बयानात का सिलसिला स्टार्ट हुआ, अब एक सूबे की वजीर आला अगर जाके कश्मीर में इलेक्शन की मुहिम के अंदर एक और सूबे को आड़े हाथों लेंगे तो जाहिर है इससे मामला तो खराब पैदा होंगे। हमने तो नहीं देखा कि सिंध से वजीर आला सिंध जो है वो जाके कश्मीर में पंजाब हुकूमत के खिलाफ कोई सियासत चमका रहे हो। तो मेरा ख्याल है कि ये जो रवैया है वो डेफिनेटली हर एक्शन का रिएक्शन तो आता है। तो सियासी बयानात जिस किस्म के आ रहे थे, डेफिनेटली हम PMLN के साथ इस वक्त वफाकी हुकूमत में इत्तेहादी जरूर है, लेकिन हम बेनिफिशियरी नहीं है। हमने ना काबीना के अंदर कोई वजारतें ली है, ना हमने इक्तदार के जो है वो पावर कॉरिडोर्स के अंदर हम नहीं बैठे हुए। हम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मुल्क की मफाद में और जमहूरियत के तसलसल के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये एक बहुत बड़ा कड़वा घूंट पिया, क्योंकि पीपल्स पार्टी का वोटर अलग है, पीपल्स पार्टी का सपोर्टर अलग है, पीपल्स पार्टी का नजरिया अलग है। और ये याद रहे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीदों की पार्टी है। इस पार्टी की लीडरशिप ने जमहूरियत के लिए जानों के नजराने पेश किए हैं। अब अगर हमें वो लोग जिन्होंने अपनी उंगली भी जख्मी ना की हो सियासत में, और हम नहीं कहते कि अल्लाह ना करे किसी पे बुरा वक्त आए, क्योंकि जो तकलीफें हमने सही हैं, 12-12 साल की जेलें सही और झूठे मुकदमात हर चीज, लेकिन फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत मुल्क में जमहूरियत को बढ़ाने के लिए अपने उन अल्फाज की पासदारी रखते हुए हमने हुकूमत को मौका दिया नून लीग को क्या हुकूमत करे। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना नजरिया जो है वो खो बैठी है। हमारा नजरिया, हमारी प्रिंसिपल स्टैंडिंग, हमारी पॉलिसी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी उस लेगेसी को कैरी कर रहे हैं जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने जिस बुनियाद पे पार्टी को बनाया था। तो हमारा वोट अलग है। हम अगर इलेक्शन में कैंपेन कर रहे हैं और आपने देखा कि जीपी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत जबरदस्त विक्ट्री हासिल हुई, तो मेरा ख्याल है कि उस पर हुकूमत जो है वो बड़ी परेशान हो गई, बिलखुसूस पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत। फिर आपने देखा कि तमाम वज़राओं ने जाकर कश्मीर में जो डेरा डाला और ये इंप्रेशन देने की कोशिश की कि सिर्फ नारे और एक दूसरे पे झूठे इल्जामात पीपल्स पार्टी पे लगाने से शायद इनको वोट मिल जाएगा, लेकिन हकीकत उसके बरक्स था। आपने देखा कि जिस दिन कश्मीर के इंतखाबात हुए मीरपुर में, उस दिन जो असलहे की नुमाइश हुई, जिस तरह से खौफ और हरासा लोगों को करके, और जिस तरह आपने देखा प्रिजाइडिंग अफसरान के सामने ठप्पे दर ठप्पे लगाए जा रहे थे, कहीं बैलेट बॉक्सेस को जलाया जा रहा था, तो ये ऑप्टिक्स जो है ये दुनिया ने देखे हैं। अगर इस तरह से सीना जोरी करके अगर इलेक्शन छीनने को आप कहते हैं कि हम जीत गए, तो ये तो कोई नहीं मानेगा। हम अपने वोटर के वोट चले, मैं जरा नून लीग का मौके भी इस पे नाज लेता हूं। मैं आता हूं राना साहब आपकी तरफ, लेकिन मैं पहले जरा पीटीआई से पूछ लूं। आप की जानिब भी आज बिलावल साहब ने एक हाथ बढ़ाया। उन्होंने कहा जो तहरीक इंसाफ के अंदर संजीदा लोग हैं वो बाइकआउट वगैरह को छोड़ें और देखें सारे मामलात को। एक तो उस पर भी रिस्पांस दीजिएगा, और दूसरा आज खान साहब से आप लोगों की मुलाकात का दिन था, कोई मुलाकात हुई और एहतजाजी तहरीक का क्या कर रहे हैं आप लोग? देखें, खान साहब से मुलाकात का दिन था, हमारे लोग फिर गए, मुलाकात की इजाजत फिर नहीं दी गई, अदालती अहकामात को फिर हवा में उड़ाया गया, और जैसे एज यूजुअल होता है वही तरीकाकार अडॉप्ट किया गया। हमारे रहनुमा वापस आ गए। ये कहते हैं जी कि ये जत्था लेकर जाती है अलीमा खान, लेकिन आज 6 लोग गए थे, नहीं मिलने दिया। यानी वो इनका जो एक जुमला होता है यहाँ बैठे हुए रहनुमा नून लीग के एहसान साहब की बात, इसके अलावा वो बात करते हैं, तो ये मौकफ तो उनका गलत हो गया ना। लेकिन मसला ये है कि जब अदालतें अपने अहकामात पे अमल नहीं करवाती, तो ये अदालतों के ऊपर सवाली निशान है कि आपको तनख्वाह मिलती है, पैसा देते हैं, टैक्स के पैसे से आप तनख्वाह लेते हैं, मरात लेते हैं, गाड़ियां बड़े बड़े, ये बड़ी बड़ी इमारतों के अंदर बड़ी कुर्सियों पर बैठने का, और जो वो तराजू है वो तोलने वाला वो रखो, उसका क्या फायदा है? इंसाफ तो होता है ना कि तमाम लोगों के लिए इंसाफ फराम करें। लेकिन 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद जो कुछ रईसी खसर थी उसको भी खत्म कर दिया गया। लेकिन
26वीं और 27वीं तरमीम के बाद मुझे बताएं पाकिस्तान में कौन सी दूध की नहरें बह गई हैं, कौन सा पाकिस्तानी अवाम को उसका फायदा हो गया? ये जो हर रोज तरमीमें लेकर आ रहे हैं, कोई इस्तिस्ना ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अवाम को क्या दिया आपने? और दूसरी ये चीज है कि देखें 5 अगस्त को हम बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि खान साहब की गिरफ्तारी को मुकम्मल हुए 3 साल हो जाएंगे, यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं, लेकिन उस दिन सुहेल अफरीदी साहब लायामल देंगे खान साहब की रिहाई के हवाले से। जो तहरीक है उसका जो है अगला लायामल आएगा कि कैसे हमने मार्च की सूरत में आना है, किस तरीके से हमने इस जेली निजाम पे प्रेशर डालना है और इस कब्जे से जान छुड़ानी है जो 75 साल से कब्जा है। तीसरी ये चीज है कि जो बिलावल साहब कह रहे हैं ये दोनों नूरा कुश्ती है, आपस में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन के टाइम पर बयान देते हैं। बिलावल साहब को सबसे पहले कहें कि आप हुकूमत छोड़े ना, आप वफाकी हुकूमत का कह रहे हैं, वफाकी हुकूमत आपके वोटों से बनी है, आपने वोट दिया है तो तरमीमें हुई हैं, आपने वोट दिया है तो मखसूस रिश्तें आपको मिली हैं खैरात के अंदर जो आपको मिली ही नहीं है, जो वोट आपको पड़े ही नहीं है वो भी आप लेकर बैठे हुए हैं। तो आप खुल के आए, सदारत के ओहदे से भी इस्तीफा दें, गवर्नर जो आपने लगाए हुए डील के तहत उनसे भी इस्तीफा दें, 2 हुकूमतें भी आपको डील के तहत मिली हैं, तो वहां आप उस सेटअप का हिस्सा हैं। लेकिन अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए कि लोग समझे कि पीपल्स पार्टी को वोट देना, हमारा नैरेटिव मजबूत हो, आवाम को आप जैसे दे रहे हैं कि जी ये और है हम और हैं, वहां जो गोली चली है पीपल्स पार्टी भी जिम्मेदार है, नून लीग भी जिम्मेदार है, क्योंकि ये दोनों इकट्ठे हैं। ये कैसे इस बात से मुबर्रा हो सकते हैं? मोहसिन नकवी साहब कैसे मुबर्रा हो सकते हैं? टीएलपी पे चली, पीटीआई पे चली, फलस्तीन के हक में निकलने वालों पर चली, ये गोलियां इन्होंने चलाई हैं और लोगों का कत्लेआम करके कहते हैं जी रा के एजेंट अंदर आए हुए थे, फितनल खवारिज थे, कोई अफगानी आ गया था, फलाना आ गया था। अब जो पीपल्स पार्टी कहती है हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तो एक तरफ तो आपने उनको कलदम करार दिए हुए, आपकी जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज कहती हैं कि वहां जो भारत के साथ तल्लुक रखने वाले लोगों के हमारे पास सबूत आ गए, तो आपने हिंदुस्तानियों से यानी उनसे आपने बात करनी है जो मुल्क के खिलाफ हैं। तो ये जो आपका बयानिया है, जो नैरेटिव बेचने की कोशिश की जाए, इस मौके को एड्रेस करें। फातिमा जना से ये सिलसिला शुरू हुआ था, इमरान खान और अब हमारे ऊपर भी दहशतगर्दी की FIR है, मुल्क के खिलाफ दुश्मन की FIR है, तो ये सिलसिला बंद कीजिए ताकि मुल्क ठीक रास्ते पे चल सके। हमने बाइकआउट किया, कश्मीरी अवाम के साथ जाने का फैसला किया, हम उस फैसले पे कायम है। आप नहीं समझते सियासी गलती है? नहीं, सियासी गलती क्या है? आप उनको मार रहे हैं, वो अपने हक के लिए बैठे हुए हैं, बजाय ये कि बातचीत से मामले का हल निकालें। आपने उनको कलदम करार दे दिया, हमारा निशान ले लिया, तो फिर हम उधर ढोल बजाने के लिए हम नवाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी बिलावल साहब की तरह वहां ढोल बजाएं या मरीम और जबियां डाल रही थी। राना साहब, पीटीआई तो वैसे आप लोग पे आप कहेंगे कि तनकीद करती है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने तो बड़ा आपका साथ दिया है, इत्तेहादी हैं। आज एग्जैक्टली बिलावल साहब हो जाए, दीगर क़यादत हो जाए, वो एग्जैक्टली यही बातें कर रहे हैं जो पीटीआई वाले करते हैं कि आप लोगों ने वहां पे इलेक्शन छीना है, फॉर्म 47 की वो बात करते हैं। और चीजें इस नहज पे क्यों पहुंची कि इतनी जो है वो गर्मा गर्मी हो गई है? देखें, बात यह है कि सबसे ज़्यादा जो बिलावल भुट्टो को दुख हुआ है वो पीटीआई के बाइकआउट से हुआ है कि इन्होंने बाइकआउट क्यों कर दिया, और उन्होंने ये भी कहा कि इनको पता नहीं 2 थप्पड़ लगाने चाहिए कि इन्होंने बाइकआउट, ये उनके अल्फाज हैं कि इन्होंने क्यों किया। तो ये बिलावल वाले आपको याद रहेंगे, ये याद रहेंगे। तो ये बिलावल गर्म होगी, ये बिलावल साहब की जो कह लें कि एक हार की जो डेस्परेशन है या एक इमेच्योरिटी है वो इससे नजर आ रही है। यानी कि वो हमें हराने के लिए वो इनसे तरले ले रहे हैं कि आप बाइकआउट ना करते तो शायद हम जीत जाते। तो आप ये खुद ही आप तस्लीम कर रहे हैं अपनी शिकस्त कि आपको पीटीआई, आप समझते हैं कि आप खुद तो नहीं हरा सके हमें, लेकिन अगर पीटीआई वाले इलेक्शन में आ जाते तो शायद हमारे वोट टूट जाते। और देखिए, एक तो ये एस्पेक्ट हो गया। दूसरी बात ये है कि ये जो जैक है, इसके साथ हमने पिछले साल भी मुज़ाकरात किए और इस वक्त देखें कश्मीर को हम तकरीबन 10-15% पे रेट पे बिजली दे रहे हैं, जो एक आम पाकिस्तान में आटा भी आधी कीमत है। तो हमने काफ़ी सारे इनके जो मुतालबात थे वो मान लिए। अब अगर एक जत्था जो है वो कहे कि हम सड़कों के ज़रिए ब्लॉक करके हम अपने जो है वो चीज़ें मनवाएंगे और मॉब मेंटालिटी अप्लाई कर दे और हमला आवर हो जाए और कहे कि हमारी बात सुनो, तो ये इसकी तो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। ये जो एक तनकीद आप पे हो रही है कि 2 साल आप इनसे बात करते रहे, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि ये जो है इंडिया के एजेंट बन गए हैं, ये गद्दार हो गए, तो पहले उनके 35 मुतालबात क्यों माने गए? मतलब ये नहीं कि उनको वफाकी वुज़रा के सामने ये सारे मैं तो समझता हूं कि ये जो एक दौर था, तो बिलावल के फिर वो मौके में वजन है ना कि इनसे बातचीत की जाए, पहले भी बात करते रहे। देखिए, बात यही है ना, बातचीत
तो हम टीएलपी से भी करते रहे थे, वो भी उनका भी यही मॉडस ऑपरेंडी था कि वो आते थे, सड़कें ब्लॉक कर देते थे, इस्लामाबाद का डी चौक कहते थे हम बंद करने आ रहे हैं, फिर उनसे बातचीत होती थी और उनसे वो मामला आप तय कर लेते थे। फिर वो अगली दफा इस आदत के जरिए वो फिर दोबारा आते थे और वो हर थोड़ी देर बाद ये ड्रामा लगता था। तो इस मुल्क से हमने इन चीजों को खत्म किया है, हमने टीएलपी को डील किया है, अब इसी तरह जैक के ये जो मॉब मेंटालिटी हमने पीटीआई से डील किया है। इनका भी यही ख्याल था, हर थोड़ी देर बाद इनकलाब इनके अंदर से निकल आता है कि हमने इनकलाब जो है वो इस्लामाबाद बंद करके लाना है, हमने इनकलाब जो है सूबे के रस्ते बंद करके लाना है। तो भाई आपने इनकलाब लाना है, आप कायमा कमेटी जो असेंबलियों की है आप वहां से ले आए इनकलाब, कि क्या आपने कौन सा तीर मारना है अगर आप हुकूमत में आ जाएंगे, वहां इनकी जीरो परफॉर्मेंस है। तो देखें बात यह है कि ये मॉब मेंटालिटी को इजाजत नहीं दी जा सकती। अभी बदकिस्मती से जो बिलावल साहब कह रहे हैं, जो इतनी इन्होंने दर्द सुनाया मेरी बहन ने नाज बलोच साहिबा ने, कि इतनी पुरानी जमात है, ये शहादतें दी हैं, ठीक कह रही होंगी बिल्कुल, लेकिन अगर इतनी तो थोड़ा सा दिल बड़ा कर लें। ये तो रोना ही शुरू हो गए, इन्होंने तो रोना ही डाल दिया है कि हमारे देखें जीबी के अंदर हम हारे हैं, हमने इनको कहा आप हुकूमत बनाए। ये जो है ये अभी आगे हो सकता है यार, आप जीत जाए, आपकी कैंपेन के जरिए आप जीत जाए। आप तो पहले फेज में ही आप जो है वो आप तो बिल्कुल ऐसे रोना शुरू कर दिया है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। देखें, और आप जो नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, जो सेंसिटिविटी इस वक्त वहां आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर है, आप तो उसके ऊपर जलती पे तेल फेंक रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये आप अपनी सिर्फ, और ये देखें ये इनकी आदत बन गई है कि जब जो है कि ऐसा वो रौला डाल दो, बजट है रौला डाल दो, यानी कि जो काम आप करने जाएंगे बिस्प के ऊपर, हमने कहा कि सूबों को वहां रौला डाल दो। तो ये इनको पता है हमें जरूरत है, वफाक में हम मिलकर चल रहे हैं, उस चीज का ये हर वक्त फायदा उठाने की सियासी ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। मेरे ख्याल से तो आप बिल्कुल आपने दुरुस्त आपने लफ्ज इस्तेमाल, मैं खुद नहीं करना चाहता था, नहीं आपने कर दिया तो आपकी मेहरबानी, मैं नहीं किया तुसी किया लेकिन कहने का मतलब है कि ये देखिए इट इज एग्जैक्टली दैट पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है, और उस वक्त पे जो है वो यानी कि प्रेशराइज करना। तो ये मेरे ख्याल से मैच्योरिटी इनके अंदर आनी चाहिए, ये मैच्योरिटी के साथ चले, हम मिलके चलना चाहते हैं मुल्क के मफाद में। हमें जो है हर चीज के ऊपर आप सियासत का चमकाना शुरू कर दें। बहुत सारे इल्जाम जो नाज बलोच साहिबा ने लगाए, इससे ज्यादा जो है वो हमारे लोगों के पास भी एविडेंस मौजूद है, वीडियोज मौजूद हैं। एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो कोतली से मिला, इनके कैंडिडेट के घर में बैठा थप्पे लगा रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था, रिगिंग कर रहा था। तो ये चीजें तो बैक एंड फोर्थ हैं, इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा, हम भी जो है वो कंटेस्ट कर रहे हैं आपकी तरह। चलें, मैं नाज साहिबा से भी जवाब लेता हूं, एक छोटी सी ब्रेक ले लें, तो फिर जी ब्रेक से वापस तो नाज बलोच साहिबा से पूछते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अच्छा नाज बलोच साहब, आपने सुना नून लीग ये कह रही है कि हर चीज में हम साथ चल रहे हैं, आप लोगों के पास आईनी ओहदे भी हैं, जिस तरह पीटीआई ने भी ये तनकीद की कि या तो फिर आप हुकूमत से अलहदा हो जाएं या फिर इस नोयत की तनकीद ना करें कि आप इनको फॉर्म 47 वाला कहें, और हर मौके के ऊपर आप एक सियासी कीमत लेना चाहते हैं, उस वजह से फिर आप हुकूमत यानी नून लीग पे तनकीद करते हैं। तो आप क्या कहेंगी? हम अलग होते तो पहले दिन ही ये हुकूमत में ही ना आते, ये हुकूमत ही ना बना पाते। और दूसरी बात तो ये है कि मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि इतनी पैची और इतनी चाइल्डिश हरकतें हो रही हैं। मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी, अगर आप इतनी दफा आपके पास वजारत उज़्मा भी रही, आपके पास हुकूमतें रही, उसके बाद भी इतनी पैटी और इतनी छोटी हरकतें करना बहुत ही नामुनासिब रवैया है। वैसे ये मतलब आप खुद देखें कि इलेक्शन के अंदर पूरी दुनिया ने देखा, कश्मीर के इंतखाबात में आप लोगों ने खुल्ला धांधली की, प्री पोल रिगिंग की, उसके बाद इलेक्शन डे आपने रिगिंग की। आपको उस वक्त तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब आपको हुकूमत बनाते वक्त जरूरत थी, तब तो आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतहाई मैच्योर जमात लग रही थी। आज आपकी मैच्योरिटी इतनी हो गई है कि आज आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे तनकीद करते वक्त कोई एक लम्हा भी नहीं सोच रहे। और अफसोस और ताज्जुब की बात मैं यही कह रही हूँ कि मतलब यानी कि एक सूबे से उठकर अगर एक वजीर आला कश्मीर के इलेक्शन में जाके, काश कि आप कश्मीर की बात करते, आप कश्मीर इश्यूज पे बात करते। आपको अगर इतना ही सन का दुख है, दर्द है, तो फिर आप मेरे भाई, आप कराची से लेके सक्खर की जो मोटरवे है जो 10 साल से नहीं बन पाई आप लोगों से, आप उसके ऊपर बार बार पीपल्स पार्टी कहती है खुदारा ये भी पाकिस्तान का हिस्सा है, कराची सक्खर मोटरवे। हर मेंबर ने स्टैंडिंग कमेटी में इस पे आवाज उठाई,
आपके जू नहीं देंगी, क्योंकि सक्खर टू कराची मोटरवे जो है वो शायद आपके सूबे में नहीं आता। तो आप सूबे की सियासत करते हैं, हम सूबे की सियासत नहीं करते। हम कराची से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी है। हम किसी एक सूबे के जो है नुमाइंदगी नहीं करते। हम पंजाब में भी हैं, बलूचिस्तान में भी हैं, हम आपको गिलगित बल्तिस्तान में भी दिखाई देती है पीपल्स पार्टी। अच्छा नाज साहिबा, जिस तरह अभी राना साहब कह रहे थे कि अभी तो सिर्फ एक डिवीजन में इलेक्शंस हुए ना, हो सकता है आगे जाके आप लोग सीट्स वगैरह जीत जाएंगे, तो बाइकआउट वाली तो कोई बात नहीं है। अभी भी बहुत सारी सीटें पड़ी हुई हैं, तो हो सकता है कि आगे अगर आप जीत जाएं तो फिर आप नताइज को मानेंगी। देखें, जहां पे रिगिंग होगी हम बोलेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में भी इन्होंने बहुत कोशिश की, इनका बस नहीं चला। इन्होंने तो पूरी कोशिश की किसी तरह पीपल्स पार्टी की जीती हुई सीटों के ऊपर, जहां पे 4-4 दिन तक रिजल्ट्स को इन्होंने रोक के रखा कि नताइज जो है उसका ऐलान ना हो। तो वहां पे जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आवाज बुलंद की, आपको अपना बजट भी आ रहा था, आपने देखा कि पीपल्स पार्टी अपने हक पे खड़ी है, डट के खड़ी है। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा जो है वो तामुल से थोड़ा आराम से बैठे, वरना आपने तो वहां पे भी कोशिश पूरी की थी हमारे इंतखाबी नताइज को बदलने की। अब आपने कश्मीर में भी यही तरीकेकार अपनाया। तो पीपल्स पार्टी अपने वोट को प्रोटेक्ट करेगी। अगर आप कहते हैं कि अपने हक को प्रोटेक्ट करना, अपने वोट को प्रोटेक्ट करना जो है ये इमेच्योरिटी है, तो बिल्कुल फिर आप हमें इमेच्योर कह सकते हैं। अगर अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना, ठीक है। मैं जरा दूसरे जो है इनको भी शरीक करूं, जो पीटीआई वाले हैं, क्योंकि वो सारे अमल से बाहर हैं, इंतखाबी अमल से तो बाहर हैं। लेकिन देखिए, इत्तेहाद का मतलब प्लीज नहीं है कि पीपल्स पार्टी जो है, इत्तेहाद का मतलब ये नहीं है कि हाँ पीपल्स पार्टी कोई नून लीग में जम हो गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी एक पहचान, एक शनाख्त, एक आइडेंटिटी, एक स्ट्रगल, एक जदोजहद है जो कि मैचलेस है। कोई पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में इतनी जमहूरियत के लिए इतनी स्ट्रगल और इतनी तारीख नहीं रखती जो पीपल्स पार्टी रखती है। आज ये बैठकर हमें ठीक है, मैं तो यही कह रही हूँ कि कयामत कब आएगी। तो मतलब कयामत ही आ गई है कि ये बैठकर अब हमें जो है दर्स दे रहे हैं जमहूरियत का। जी, वो तो राना साहब सुना है आपने कि क़यामत आ गई है कि नून लीग जमहूरियत की बात करिए। आप दीजिएगा जवाब अपने, जरा मैं पहले ले लूं पंजोता साहब से जवाब ले लूं। पंजोता साहब, आज क्योंकि आप इस सारे अमल से बाहर हैं और आपके मामला दूसरे बहुत सारे चल रहे हैं, आज बुशरा बीबी की जानिब से आईनी अदालत में एक दरखास्त दी गई है सजा मौतली की, उसकी तो थोड़ी सी तफसील बताएं। आपको कोई उम्मीद है कि वहां से सजा मौतल हो जाएगी? देखिए, जो दरखास्त दी गई है वो मेडिकल बुनियादों पे दी गई है कि उनको जेल में पाबंद सलाह से रखा हुआ है और उनका मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा, और खातून होने के नाते मेडिकल बुनियादों के ऊपर एप्लीकेशन दी जा सकती है कि आप कम से कम बेल लें। बेल देखें, एक ऐसा मामला होता है जिसमें बेल एक टेम्परेरी तौर पर मिलती है और उसमें जो कन्विक्शन है या उसमें जो मेन अपील है वो आप बाद में सुन लें। और ये रूटीन में एक जुडिशल पॉलिसी भी बनी थी कि 50-60 दिनों के अंदर अंदर आपने बेल वाले मामले को डिसाइड करना है, लेकिन इतने महीने हो गए, यहाँ दरखास्तें लगाई नहीं जा रही। तो इस बुनियाद के ऊपर गए, अब देखते हैं अदालत क्या करती है। सुबह खान साहब के हवाले से एक पटिशन लगी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें लतीफ़ खोसा साहब और बाकी तमाम लोग भी उसमें कौंसल हैं, और उसमें ये इस्तदा की गई है कि खान साहब को मेडिकल बुनियादों के ऊपर शिफ्ट किया जाए हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि जब भी पहले शिफ्ट किया गया ना फैमिली को बताया गया, ना वकला को बताया गया, किसी को खबर तक नहीं दी गई। और अब तक ये जो है ये सुप्रीम कोर्ट में, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है ना ये सुबह लग गई है। और तीसरी बात ये रहेगी कि उन्होंने कहा कि मुल्की मफाद की खातिर हमने एक दूसरे का साथ देने का फैसला किया, ये साथ दे रहे हैं। क्या ये मुल्की मफाद था कि रजीम चेंज ऑपरेशन करना? मुल्की मफाद था कि डब्बों के अंदर जो है जेली मोहर लगाना? मुल्की मफाद था लोगों के घरों में छापे मारना, चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल करना, लोगों को जलसा जलूस करने की इजाजत ना देना? क्या ये मुल्की मफाद था 5300 अरब रुपए की करप्शन? क्या ये मुल्की मफाद था कि 18 रुपए यूनिट था और आप आज सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट की मद के अंदर कितने अरब हड़प कर गए? क्या ये मुल्की मफाद था कि आज भी पेट्रोलियम लीवी की मद में 4000 अरब रुपए के करीब आपने 3-4 सालों में आवाम की जेबों से पैसा निकाला? क्या ये मुल्की मफाद था जो आपने PIA को 10 अरब या 11 अरब या 12 अरब में पता नहीं कितने बेच दिया? क्या ये मुल्की मफाद था कि जो 12 अरब का तैयारा आप लेकर दुनिया में सैरें कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो सरमायाकारी आएगी या हमको कोई पैसे देगा? अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक को जो ये बात कर रहे थे राना एहसान साहब के, हमारे पास रिजर्व इतने बढ़ गए, आपने मुल्कों से कर्जा लिया, वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया हुआ है जो आपने रिजर्व रखे हुए हैं, और अभी भी आपने अमेरिका को अप्लाई किया है कि हमें मजीद कर्जा दिया जाए इसलिए कि हमारे रिजर्व अच्छे से शो। क्या नहीं की एप्लीकेशन?
इनकार कर दें, तो ये पैसा मुल्कों से लेकर आप अपने खजाने में आवाम के नाम पे, जी हमने वो ईरान के साथ सुलह करवा रहे हैं, फलां करा रहे हैं, तो हमें जो ना फलाना कर्जा दे दिए, तो ये आवाम के खाते में डाल रहे हैं। क्या आपने देना है? यानी नवाज शरीफ साहब अपनी जेब से देना है, या शहबाज शरीफ साहब ने देना है, या मरीम नवाज साहब ने देना है? मैंने कहा मैं इनकी वो याददाश्त में जरा इनको फ्रेश करा दूं कि जो सऊदी अरेबिया से पैसे पकड़े, यूएई से पैसे पकड़े, ये चाइना से रोल ओवर लिए, ये पीटीआई के दौर में लिए, ये अल्हम्दुलिल्लाह तोहफे सुन तो लेना, ये तोहफे ये, और ये रिवायत आपने डाली थी कि जितने दोस्त हैं उनसे आपने बजाय कि आप तजारत करते आपने पैसे पकड़ लिए कि हम शो केस के लिए जो है अपने रिजर्व में डाल दें। लेकिन जो बात इन्होंने की, मैं फिर कहूँगा कि ये इन्होंने कहा जी पहले तो कानून पढ़ लेना कि जो कश्मीर का कानून है वो मुख्तलिफ है। चीफ मिनिस्टर्स वजीर जो हैं वो जाके पाकिस्तान के वहाँ कंपेन कर सकते हैं, वहाँ आपको रिज़ाइन भी नहीं करना होता हुकूमत से। इस वक्त इनकी हुकूमत थी पिछले 8 महीने से जो नाअहल तरीन हुकूमत थी, अगर वो मामला को सेटल कर लेती तो आज ये सिचुएशन ना होती। तो उसको सबसे पहले तो ये इनकी नाअहली है कि 8 महीने से हुक्मरानी कर रहे थे, कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। अच्छा, अब इन्होंने आज ये कोई करारदाद पेश की है, उधर ये रेजोल्यूशन पास की है, ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन। अब आप देखें 8 महीने नहीं याद आया इनको कि ये हम पास कर लें। अब जब इलेक्शन के अंदर ये जो है हुकूमत जो है वो रेजोल्यूशन पास कर रही है, तो ये भी धांधली है कि आप इलेक्शन के अंदर जो है आप कार्रवाई ये डाल रहे हैं सिर्फ अवाम को प्लीज करने के लिए, तो ये धांधली इनको नहीं नजर आती। लेकिन दूसरी बात ये है कि ये पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस और ये और फलाना, आप इनके सिंध का हाल देख लें, तबाहकारी का वो गढ़ है वहां। आप कराची शहर इनके पास 18 साल से है, आप मुझे बताएं वहां कोई सड़क बनी हुई है सवाए मेन शारा फैसल के? जो शाखें हैं वो तबाह हुई है। आप कराची के अलावा मुझे बता दें कोई शहर है जो शहर के लाने के देखिए, तो यहां सवाल तो ये बनता है कि 2010 से 18वीं तरमीम हुई है, अरबों रुपया डेवलपमेंट का था, वो या नाअहली की नजर हो गया या किसी करप्शन की नजर हो, किधर गया वो पैसा? इसका जवाब इनको अवाम को देना चाहिए। कहां है वो शहर, कहां है वो शहर, कहां है वो डेवलपमेंट? वो एक ही कह देते हैं जी हेल्थ का बड़ा हमने काम किया। भाई कराची में आपने 2 अभी वक्त की कमी, अगले प्रोग्राम में इन सवाल का लेंगे पीपल्स पार्टी से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक जी। आजकल एक और खबर पंजाब से जो बहुत ज्यादा जेर बहस है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के घर पे छापा मारा जाना है लाहौर पुलिस की जानिब से, पंजाब पुलिस की जानिब से। पहले हमने सुना कि लाहौर के अंदर ही एक मजिस्ट्रेट की रिहाइशगाह के ऊपर पुलिस अंदर घुस गई, उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हुआ, इसमें भी थाने को मुअत्तल किया गया है, SHO को मुअत्तल किया गया है और मुकदमा भी दर्ज हुआ है। लेकिन मसला ये है, मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप आइसोलेशन के अंदर आइन और कानून का निफाज नहीं कर सकते। अगर सेंटिटी होगी तो हर शहरी के घर की होगी। अगर ऑपोजिशन ये कंप्लेन कर रही हो, आम बंदा ये कंप्लेन कर रहा हो कि मेरे घर में पुलिस घुस जाती है, तो जब इस किस्म की रवायत चलेगी तो फिर कोई भी उससे जो है महफूज नहीं रहता। पर एनीवे मेरे ख्याल में ये जो रवैया है काबिल मुजम्मत है, और किसी भी मोजिज शहरी के घर में इस तरह पुलिस का घुसना, उसकी जितनी भी मुजम्मत की जाए कम है। बहुत जल्दी आप सबसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।